हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 5 लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पेपर में 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्यों करवा रही हूँ। तो ध्यान रखिए, आपके पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें प्रश्न में लिखा होता है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, और फिर 3-4 टॉपिक दिए रहते हैं। तो उन टॉपिक के बारे में आपको शॉर्ट में ही लिखना होता है, क्योंकि 3-4 टॉपिक जब आप लिखेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के जितना हो जाएगा। तो इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले वहीं पर शेयर की जाती हैं, और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस होंगी तो वो भी वहीं पर सॉल्व किए जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, द्विवेदी युग की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। द्विवेदी युग में जो काव्य लिखे गए हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आधुनिक काल के विकास क्रम के द्वितीय सोपान को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल के 6 भाग किए गए हैं, जिनमें से पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा है द्विवेदी युग, इसीलिए द्विवेदी युग को क्या कहा गया है, द्वितीय सोपान। इसका नामकरण मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। इस युग की समस्त चेतना के सूत्रधार होने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। तो द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग क्यों पड़ा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का आरंभ किया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, द्विवेदी युग। साहित्य की अनन्य विधाओं का विकास इस काल में प्रमुखता से हुआ, यानी साहित्य की अनन्य विधाएं, बहुत सारी जो अन्य विधाएं हैं उनका विकास सबसे ज़्यादा किस काल में हुआ है, द्विवेदी युग में। अतः द्विवेदी युग की सामान्य प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं। तो चलिए द्विवेदी युग की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना। जिस राष्ट्रीय चेतना का शुभारंभ भारतेंद्र युग के कवियों ने किया, द्विवेदी युगीन साहित्यकारों ने उसे गति प्रदान की। इस युग के लगभग सभी कवियों ने राष्ट्र प्रेम के ऊपर कुछ न कुछ अवश्य लिखा। द्विवेदी युग के कवियों ने राष्ट्र प्रेम के ऊपर कुछ न कुछ जरूर लिखा है। राष्ट्र प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इस युग की राष्ट्रीय चेतना को प्रसारित करने वाले ग्रंथों में साकेत, प्रिय प्रवास तथा भ्रमरदूत इत्यादि हैं। फिर अगला पॉइंट है धार्मिक विचार। द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी रचनाओं में धार्मिक भावना का सम्यक समावेश किया है। इस दृष्टि में मैथिली शरण गुप्त का साकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में कवियों ने इस प्रकार विश्वास प्रकट किया है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम से ही संभव है। छायावादी कवियों में जो रहस्यवाद दिखाई पड़ता था, उसका श्री गणेश द्विवेदी युगीन कविताओं से ही प्रारंभ हो गया था। छायावाद का जो रहस्यवाद है, ये द्विवेदी युगीन कविताओं से ही आरंभ हो गया था। फिर अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने पर्याप्त मात्रा में प्रकृति चित्रण भी किया है। इस युग के कवियों ने प्रकृति का यथातथ्य वर्णन किया। प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर अपनी पैनी दृष्टि डालते हुए इन कवियों ने उसके समस्त उपादानों को अपना वर्ण विषय बनाया। तो द्विवेदी युगीन कवियों ने प्राकृतिक सौंदर्य को भी अपनी तूलिका के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रकृति को भी अपने वर्णन का विषय बनाया। फिर अगला पॉइंट है मानवतावादी दृष्टिकोण। इस युग के कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। मानव के बीच समानता स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास किया, यानी कि मानव और मानव के बीच
इन्होंने समानता स्थापित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। स्तुत्य प्रयास का अर्थ है प्रशंसनीय कार्य, स्तुति करने योग्य। फिर अगला पॉइंट है आदर्श एवं नैतिकता। इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं में आदर्श एवं नैतिकता का पूरा ध्यान रखा। कवियों ने कविता के भीतर नैतिकता एवं आदर्श को स्थापित किया। अगला पॉइंट है इतिवृत्तात्मकता। द्वैधी युग के कवियों ने ब्रजभाषा कवियों को छोड़कर, यानी कि द्वैधी युग में जितने भी कवि थे उनमें से ब्रजभाषा वाले कवियों को छोड़कर रीतिकालीन अभिव्यक्ति प्रणाली का जमकर विरोध किया। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है जो अभिव्यक्तिवादी प्रणाली थी उसका इन्होंने जमकर विरोध किया है। परिणामतः द्वैधी युगीन कविता में कुछ परिवर्तन हुए। फिर अगला पॉइंट है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। द्वैधी युग में पद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्राधान्य दिखाई पड़ता है, खड़ी बोली की प्रधानता दिखाई पड़ती है। इन कवियों ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्वैधी युगीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रधानता दी है। आगे देखिए, उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि द्वैधी युग में खड़ी बोली को गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इन कवियों ने समास प्रधान शैली में अतिवृत्तात्मकता को अपनाया है। भारतेंद्र युगीन विशेषताएं इस युग में विकसित हुईं और आधुनिक काल में यह दूसरा सोपान भी अनेक विशेषताओं से युक्त है, यानी कि जो विशेषताएं भारतेंद्र युग से आरंभ हुई थी उनका विकास द्वैधी युग में आकर हुआ। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 2, छायावादी काव्य को पलायनवादी काव्य क्यों कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। छायावादी काव्य युग में राष्ट्रीय चेतना प्रखर थी। पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, पर छायावादी कवि उस समय भी असफल प्रेम वियोग और प्रकृति तक ही सीमित था। राष्ट्रीय आंदोलन से सीधे जुड़े न होने के कारण इस काल के काव्य को कुछ विद्वानों ने पलायनवादी काव्य की संज्ञा दी। कहने का तात्पर्य ये है कि छायावाद के समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे, लेकिन छायावादी कवि उस आंदोलन से या फिर देशभक्ति है उससे प्रेरित होकर इन्होंने कोई कविताएं नहीं लिखी हैं। इनका विषय क्या था? प्रकृति या फिर असफल प्रेम वियोग। तो यहीं तक ये लोग सीमित रहे हैं। इससे आगे बढ़कर इन्होंने देश पर या फिर जो आंदोलन चल रहे थे उनसे प्रभावित होकर इन्होंने कोई रचनाएं नहीं की हैं। तो इसीलिए कुछ विद्वानों ने जो छायावाद युगीन काव्य है उसे क्या कहा है? पलायनवादी काव्य। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जीवनी व आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा जीवनी या आत्मकथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए फिर देखते हैं जीवनी क्या है और आत्मकथा क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। जीवनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। जीवनी वह रचना होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन करती है। किसी जीवनी में एक व्यक्ति के जन्म, कार्य, संबंध, शिक्षा, मृत्यु आदि जैसे बुनियादी तथ्यों को शामिल किया जाता है। यह मुख्य रूप से एक व्यक्ति के जीवन में घटित सभी घटनाओं का चित्रण करने का कार्य है। एक लेखक जीवनी के माध्यम से नायक के संपूर्ण जीवन को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इतिहास लेखन की तरह जीवनी भी किसी व्यक्ति के जीवन में घटित सभी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। आगे देखते हैं। जीवनी वास्तव में नायक के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की सत्यता की रक्षा करते हुए उसके व्यक्तित्व को दर्शाती है। जीवनी की रचना में कथात्मक एवं रोचक शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें लेखक किसी व्यक्ति के जीवन के सभी तथ्यों को भी उजागर करता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवनी लेखक होता है वो किसी दूसरे की जो कहानी होती है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक
उसने क्या किया, उसका संघर्ष कैसा रहा, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उसके माता पिता, ये सारी चीज़ें लिखता है। ये हो गई जीवनी। जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा क्या है? आत्मकथा, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब आत्मकथा शब्द से ही आपको पता चलना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। आत्म यानी खुद की, स्वयं की, और कथा यानी कि कहानी। अपने बारे में जो जानकारी दी जाती है, अपने बारे में जो लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आत्मकथा वह रचना होती है जिसमें लेखक स्वयं के जीवन का विस्तार करता है। लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। आत्मकथा के लेखन में लेखक स्वयं के व्यक्तित्व का वर्णन करता है। इस रचना में बताई गई जानकारी का स्वयं लेखक ही साक्षी होता है एवं इसका उद्देश्य स्वयं का आत्मनिर्माण करना भी होता है। एक आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी देता है। उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, उसकी जो उपलब्धियां होती हैं, उसकी वह जानकारी देता है आत्मकथा के द्वारा। एक लेखक आत्मकथा के माध्यम से समाज के सम्मुख स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है। कई विद्वानों के अनुसार आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से स्वयं के जीवन के अनुभव का चित्रण करता है। तो आत्मकथा और जीवनी आपको क्लियर हुआ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषताएं रही हैं? अब देखिए यहाँ पर जो विशेषताओं वाले प्रश्न हैं, प्रगतिवादी काव्य, छायावादी काव्य, द्वैधी युग, सारी विशेषताएं आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी काल की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा क्योंकि विशेषताएं बहुत पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। और विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां एक ही चीज़ हैं। अगर विशेषताओं की जगह प्रवृत्तियां लिखा होता तब भी आप लोगों को क्या लिखनी है? विशेषताएं ही। दोनों एक ही चीज़ हैं। तो चलिए फिर देखते हैं प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषताएं हैं। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का घृणापूर्ण विरोध। जो प्रगतिवादी काव्य लिखे गए हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस किया गया है, वही आपकी विशेषताएं हो गई। तो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का घृणापूर्ण विरोध हुआ है। अगला जनवाद का समर्थन। फिर अगला मार्क्सवाद की साहित्यिक चेतना, रूस चीन के प्रति आकर्षण, मध्यम वर्गीय जीवन के चित्र, मजदूरों श्रमिकों के प्रति सहानुभूति, नारी के सामाजिक महत्व के प्रति जागरूकता, यानी नारी का समाज में क्या महत्व है इसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। सामाजिक यथार्थ का आग्रह, सहज जनजीवन के निकट की काव्य भाषा, दैनिक जीवन तथा औद्योगिक वैज्ञानिक परिवेश के उपमान प्रतीक। तो ये चीज़ें प्रतीकवाद के काव्य में दिखाई पड़ती हैं। जो प्रतीकवादी काव्य है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 और ये आपका आखिरी प्रश्न है। संस्मरण एवं रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट करें। या फिर संस्मरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर रेखा चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर समझाया जाएगा। तो संस्मरण वाली लाइनें आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा और अगर टिप्पणी करने के लिए बोले तो आप उन्हीं लाइनों को लिख दीजिएगा। इसी प्रकार से रेखा चित्र में भी करना है। तो चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर। रेखा चित्र में वर्णन का हूबहू होना आवश्यक है और संस्मरण में उसका स्मृति के आधार पर लिखा जाना। रेखा चित्र में हूबहू होना आवश्यक है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उसका उसी के जैसा होना आवश्यक है। और संस्मरण में क्या होता है, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, उस चीज़ को देखा है तो उसी चीज़ को, उसी घटना को आप याद करके लिखते हैं। ये हो गया संस्मरण, यानी स्मरण के आधार पर। फिर अगला एक अन्य बात यह भी है कि रेखा चित्र में लेखक का वर्णित घटना व्यक्ति आदि के साथ निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि संस्मरण के लिए यह आवश्यक है।
रेखा चित्र में अगर आप किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो उससे आपका निजी संबंध होना आवश्यक नहीं है। अगर आप उसे नहीं जानते हैं फिर भी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन संस्मरण में आप क्या लिखते हैं? जो चीज़ें आपके साथ में घटी हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं, उसी का वर्णन किया जाता है। ठीक है। फिर अगला, संस्मरण लिखने के लिए यह जरूरी है कि लेखक का वर्णित व्यक्ति, घटना आदि के साथ व्यक्तिगत संबंध रहा हो। अगर आप उसे जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, अगर आप उससे मिले हैं, उसे जानते हैं, तभी आप उसके बारे में लिख सकते हैं संस्मरण में। ठीक है। आगे देखिए, रेखा चित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी, और यदि लेखक के मन में भविष्य का कोई चित्र आता है तो उसका भी हो सकता है। संस्मरण अतीत का ही होता है, क्योंकि आप चीज़ें याद कौन सी करेंगे? अगर आप कहीं घूमने गए थे, आपको कुछ अच्छा लगा, उसके बारे में आपने याद करके लिख दिया, तो संस्मरण तो अतीत का ही होगा। जो आपके साथ चीज़ें घट चुकी हैं, जो घटना आपके साथ घटित हो चुकी है, उसी का आप वर्णन करते हैं। जैसे आप कहीं टहलने गए थे, बाद में आप उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं और फिर अपनी डायरी में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? संस्मरण। ठीक है। आगे देखिए, भविष्य या वर्तमान का नहीं, यानी कि संस्मरण केवल अतीत का हो सकता है। आप चीज़ें याद करके लिखते हैं तो ये संस्मरण हो गया। वर्तमान और भविष्य का नहीं हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए, संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं। उसे अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है। रेखा चित्र में इस प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है। संस्मरण में आप क्या लिखते हैं? जो आपके साथ चीज़ें घटित हुई हैं, उसमें आप काल्पनिक चीज़ों को नहीं जोड़ सकते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं कि कुछ भी आपने उठा के उसमें जोड़ दिया। लेकिन रेखा चित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप काल्पनिक चीज़ों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, रेखा चित्र में लेखक के निजी व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं होता है। संस्मरण में लेखक के निजी विचार किसी न किसी प्रकार आ ही जाते हैं, क्योंकि उसका संबंध उसके अपने जीवन से होता है। ठीक है। तो ये हो गया संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।